नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र में वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपना 11वां बजट पेश कर 16 लाख नए रोजगार देने का दावा किया है। लेकिन 21वीं सदी की सियासत में शोर किसी और ही चीज का है, यानी 16वीं सदी का है। 16वीं सदी के मुगल वंश के छठे बादशाह की कब्र पर, जी हां, औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में रहेगी या खोद डाली जाएगी, इसी पर महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा चल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने मांग की थी कि क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाए जाए, यानी तोड़ दी जाए। इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि वो भी चाहते हैं कि कब्र हटा दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने इसे भारतीय पुरातत्व विभाग की सुरक्षित धरोहर की सूची में डलवा दिया है, जिससे कानूनी अड़चन है। विपक्ष कह रहा है कि कानूनी अड़चन दूर करना और सरकार के ही हाथ में है, और चाहे वो औरंगजेब की कब्र उखाड़ सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। दरअसल औरंगजेब पर बहस समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के बयान के बाद बढ़ी है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाने की मांग की थी। अब सरकार ने कहा है कि इसकी इच्छा है कि कब्र हटा दी जाए। ऐसा संभव है क्योंकि सरकार चाहे तो किसी भी राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित धरोहर को महत्वहीन करार देकर डीलिस्ट करार दे सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटा दी जाएगी, क्योंकि औरंगजेब की कब्र के मसले पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले भी कह रहे हैं कि सरकार कानून के तहत कार्रवाई करे, क्योंकि औरंगजेब था, क्रूर ही था। फिर एक सवाल यह भी है कि क्या सरकार औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव के लिए लाखों रुपए और एएसआई संरक्षित हिंदू मंदिरों के लिए चंद हजार रुपए ही खर्च क्यों कर रही है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि आज अचानक औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। या 4 प्रमुख घटकांच्या आणि मराठी अस्मिता की सियासत का रुतबा ऐसा है कि सदन में सूबे का बजट आ गया, मगर शोर औरंगजेब की कब्र पर ही है। औरंगाबाद का नाम तो पहले ही छिन गया था, अब कब्र पर बुलडोजर दौड़ने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के एक बयान से ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुला है कि सियासत के हर मुद्दे पर औरंगजेब और उसकी कब्र हावी है। शिवाजी के वंशज कहते हैं कि औरंगिया की कब्र खोद डालो। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि कब्र तो महाराष्ट्र से हटनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि चाहते तो वो भी ऐसा ही है। शिवसेना यूबीटी तो औरंगजेब के खिलाफ है ही। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि औरंगजेब तो क्रूर था ही। अब फिर कांग्रेस ने कह दिया है कि जो करो कानूनन करो। मतलब बयानों की बौछार ऐसी कि अपने नाम पर चल रही सियासत में भी औरंगजेब अकेला पड़ गया। अब कब्र पर बुलडोजर की आफत मंडरा रही है। जेसीबी मारला, खापील केलं की केलं, या टाकून पडत ठेवून काय उपयोग आहे? म्हणजे काय, तो लुटायला झाला होता, चोर होता तो, त्याचं उदात्तीकरण काय करायचं? आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है, आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए। औरंगजेब की भी कब्र जो है वो महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। मुझे ये सवाल इनको है कि इतिहास में ना जाए, इनको क्या करना है वो करें। औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीति इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के ऐतिहासिक धरोहरों पर सरकार के ध्यान और धन के खर्च के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर औरंगजेब की कब्र के लिए 7 लाख और शिवाजी के मंदिर के लिए 250 रुपए क्यों मिलते हैं? या काय को संगमरमर लगाया, क्यों लगाया?
वो दुष्ट था, जिसने अपने बाप को जेल में रखा, पानी के बूंद के लिए मोहताज किया, बुरा है, नीच है, लुच्चा है, ये उसका बेटा कहता था भाई। जो लोगों ने समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाने का जो सपना इस राज्य की जनता को दिया था और उसके ऊपर इन लोगों ने खर्चा किया हुआ, तो प्रतिमा का कुछ अंश ही नहीं दिख रहा है। जो पब्लिक इश्यू जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश बार बार करती है। क्या औरंगजेब की कब्र को मिल रही ग्रांट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। कैसे, क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र के विरोध को देखते हुए सरकार बुलडोजर चलाने की हसरत तो रखती है, लेकिन सीएम फडणवीस कह चुके हैं कि भारत सरकार का पुरातत्व विभाग ही उसकी देखरेख करता है, इसलिए उसे उखाड़ना फिलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि औरंगजेब की कब्र ऐसी धरोहरों में शामिल है जिन्हें प्राचीन ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1991 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के जरिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। वे सभी स्थल प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 और प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित धरोहर हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐतिहासिक स्मारकों को ASI संरक्षित स्मारकों की सूची से हटाया नहीं जा सकता। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 35 में ही प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी ऐसे संरक्षित धरोहर को राष्ट्रीय महत्व का नहीं होने की घोषणा राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। ऐसा करने से औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल की राजनीति इतने दुस्साहसिक फैसले लेने के लिए नहीं बल्कि सियासी माहौल बनाए रखने की लगती है। ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो आज 10 मार्च 2025 है। आज महाराष्ट्र में बजट रखा गया। उम्मीद की जा रही थी कि लाडली बहनाओं को लेकर 2100 रुपए की घोषणा की जाएगी, लेकिन जो बजट में नहीं हो पाई है। कई नई योजनाएं भी जारी कर दी गई है, लेकिन चर्चा आखिरकार वही है कि क्या औरंगजेब की कब्र खुदेगी, क्योंकि बीजेपी के सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जेसीबी लाइए और औरंगजेब की कब्र खुदवा दीजिएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि हमें भी इच्छा है कि कब्र खोदनी चाहिए, लेकिन कैसे, इसका जवाब फिलहाल सरकार के पास नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, क्या सचमुच में सभी पार्टियां चाहती है कि वो कब्र खुद जाए, और अगर खोदनी है तो किस तरीके से खोदी जाए। इन सभी मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। इस चर्चा में शामिल होंगे प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार का पक्ष भी वो रखेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, वारिस पठान MIM की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार चुनाव के वक्त 2022 में वहां पर गए थे। उसके बाद कुछ दिन के लिए यह मॉन्यूमेंट बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसके बाद दरअसल बवाल शुरू हुआ था कि औरंगजेब की कब्र पर जाया कैसे जा सकता है। तो उनसे भी कुछ सवाल हम पूछेंगे। शाइना इंसी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भूमिका रखेंगी, सुषमा अंधारे शिवसेना UBT की तरफ से भूमिका रखेंगे, और उस पर कानूनी पेच क्या है यह समझेंगे। प्रदीप राय हमारे साथ में है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो भी इसमें अपनी भूमिका रखेंगे, वो भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, कब्र कैसे हटेगी, क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज उदयन राजे भोसले, जो अब भारतीय जनता पार्टी के सतारा के सांसद हैं, उन्होंने मांग रखी है कि जेसीबी लाइए और तोड़ दीजिए। वो तुरंत चाहते हैं कि तोड़ दिया जाए। तो क्या यह संभव है? क्या आपकी सरकार उस तरीके से कुछ काम करने की सोच रही है? देखिए, हमारे मित्र साहिल जोशी जी ने इस संभावना को कानूनी स्वरूप कैसे दिया जा सकता है ये अपनी रिपोर्ट में ही बताया है। जिस व्यक्ति का राष्ट्रीय खलनायक रहा हो, उस राष्ट्रीय खलनायक की कब्र को संरक्षित करने का कोई औचित्य तो है नहीं। साफ तौर पर यह सरकार का भी मत है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो सरकार का अभिमत स्पष्ट ही है। छत्रपति शिवराय के वंशजों का भी यही अभिमत है। कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं विजय वड़वेटियार, वो भी इसी मत के हैं। तमाम अन्य दलों के लोग भी यही चाहते हैं। जब महाराष्ट्र की जनता की यह इच्छा है कि महाराष्ट्र के नायक छत्रपति शिवराय, महाराष्ट्र के नायक छत्रपति संभाजी महाराज, इनके साथ क्रूर कर्म करने वाले औरंगिया की कब्र महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। यह जब महाराष्ट्र का स्वर है तो महाराष्ट्र के इस स्वर की संपूर्ति की दिशा में निश्चित तौर पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करके इस कब्र को हटाया ही जाना चाहिए।
अनुराग भदौरिया, क्या आपका समर्थन रहेगा? क्योंकि शुरुआत की है अबू आसिम आजमी ने। अबू आसिम आजमी ने बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब की तारीफ करना यह भी आज की स्थिति में जुर्म हो गया है। तो ऐसे में उन्होंने तारीफ करने से शुरू की थी और उसके बाद अब कब्र खुदने तक चीजें आ गई है। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन किया जाएगा? क्योंकि अगर एक कब्र खुदेगी तो बहुत सारी कब्रें खोदनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर? देखिए, देश के अंदर में लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय जब राजा होते थे राजतंत्र होता था, तानाशाही होता था, वहां तलवार के दम पे फैसले होते थे। अब तो तानाशाही नहीं है ना, अब तो राजतंत्र नहीं है ना, अब तो लोकतंत्र है। तो जो फैसले होंगे लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से जो फैसले होंगे वो तो सबको सम्मान्य होते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तय तो भारतीय जनता पार्टी को करना है कि लोकतंत्र का सम्मान करना है कि अपनी एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है उस तरह से करना है, तय उनको करना है ना। आज देखिए प्रेम शुक्ला जी की भाषा कैसे बदली हुई है, आज वो तेवर नहीं है, क्योंकि उनको लोकतंत्र याद आ गया है, संविधान भी याद आ गया है। कोई किसी भी व्यक्ति ने औरंगजेब की तारीफ नहीं की इस देश में, किसी ने नहीं बोला कि क्रूर शासक नहीं था, किसी ने नहीं बोला। लेकिन अबू आजमी साहब ने बोला, उन्होंने अपने शब्द वापस भी ले लिए। लेकिन इनके ही जेडीयू के साथी हैं खालिद अनवर, उन्होंने बोला, उनका ये नाम भी नहीं लेते। तो ये आप जेडीयू से अपना समर्थन वापस ले लीजिए। जो क्रूर शासक को जिनका विधायक अगर महान बताता है तो आपको उनसे समर्थन वापस लेना चाहिए ना, उस पर आप चुप्पी क्यों साथ जाते हैं? आपको लेकिन बता दीजिए ना, तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? मैंने कहा ना, इस देश के अंदर में फैसला किससे होता है, कैसे होगा फैसला? फैसला तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा ना। तो जो लोकतांत्रिक तरीके से फैसला कर सकते कीजिए, किसने आपको रोका है? यहाँ हर फैसला तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कोई गया और सब चीज उठापटक करना शुरू कर दिया। भाई अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि देश लोकतांत्रिक और संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, देश किसी की राजशाही तो नहीं चलेगा ना। तो देश में जितनी भी सारी समस्या का समाधान तो ऐसे ही होता है। भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान कहां करती है? समस्या को बनाए रखना चाहती है। अगर समस्या का समाधान कर देगी तो फिर उनका तो उनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। उनको राजनीति तो उसी पे जिंदा रखनी है। साहिल जी, नहीं, एक मिनट बात खत्म हो जाए। नहीं, शाइना इनसी, एक सेकंड बात खत्म। चलिए खत्म करिए, बाकी लोग भी बात खत्म हो जाए। देखिए, हमने कहा ना भाई, आजकल तो हमको एक ही चीज याद आती है, हर रोज अपनी ही बातों को बदलने लगी है सरकार। यहाँ तमाशा है या फिर तानाशाह, कोई बताए? यहाँ अपनी ही बात को बदलते रहते हैं। अपने ही जिसको बोलते हैं ये भ्रष्टाचारी है, उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। ये कहते हैं ये पार्टी अच्छी नहीं है, फिर उसी के साथ गठबंधन भी बना लेते हैं। तो इनकी सरकार पे किस बात का विश्वास करें बताइए? मैं तो कहता हूं कि आप इस देश के अंदर में जो समाज को सूट करता है, जो देश को सूट करता है, जो राष्ट्र को सूट करता है, जो सबको सूट करता है, आप कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। आपको और मैं इसके साथ एक लाइन ऐड करता हूं, और आप बुलडोजर चला दीजिए बेरोजगारी पे भी, आप बुलडोजर चला दीजिए महंगाई पे भी, आप बुलडोजर चला दीजिए किसानों की जो परेशानियां उस पे भी, महिला अत्याचार पे भी जो करते हैं वो भी बुलडोजर चला दीजिए। आप यहाँ पे जो जिस तरह से बुलडोजर चला दीजिए। आप एजुकेशन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया था। 2 साल तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब तो औरंगजेब की कब्र को लेकर किसी ने बोला नहीं कि भाई इसको खोद देना चाहिए। वो भी चिट्ठी लिख सकते थे, लेकिन वो चिट्ठी लिखी नहीं। आपको याद होगा कि आप जब सरकार में थे, आपका मुख्यमंत्री थे, तभी वहां पर असदुद्दीन ओवैसी गए थे, उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। आज अचानक क्या हो गया कि सब लोग कह रहे हैं कि खोद दीजिए करके? 2 साल तक जब सरकार में थे तब क्यों नहीं कहा गया कि भाई खोद देते हैं, एक बार मामला खत्म हो जाएगा? देखिए साहिल जी, सर्वप्रथम हर एक जानता है कि औरंगजेब एक क्रूर नेता था। संभाजी के कातिल में यहाँ उदयन राजे भोसले ने ये मांग की है, जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है, जो जनता ये चाहती है कि ये कब्र के जगह पे कुछ और आए। तो संविधान अनुसार कानूनी तौर पे कोई नहीं बोल रहा है कि जाइए वहां और बुलडोजर से इसको खोद निकाले। लेकिन जो ASI है, बहुत सारे ऐसे
अपॉर्चुनिटीज है सरकार के लिए, सरकार के पास ये प्रावधान है और उस परिप्रेक्ष्य में वो काम करेंगे। जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के सोच विचार को खो बैठे हैं, वो यहाँ इस चर्चा में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी जो 2 दिन पहले अबू आजमी को कुछ नहीं बोले, उन्होंने कुछ नहीं बोला जब उन्होंने ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई महाराष्ट्र के, अभी अहिल्यानगर तब अहमदनगर होगा, भिंगार नाम का गांव था, उधर उनकी मौत हो गई। उसके बाद लॉर्ड कर्जिन ने, आज की कब्र जो है वो लॉर्ड कर्जिन ने बनाई, वहां पर शेख जैनुद्दीन है, उनके बगल में उनकी कब्र बनाई गई। तो आज 2024 है, 2024 के पहले आप 2 साल सत्ता में रही, तभी आप खोद देती है एक बार जेसीबी बुला के। आज क्यों खुदवा रही है? आज क्या हो गया ऐसा अचानक कि आज आप खुदवाना चाहती है? 2 साल पहले ही कर सकते थे हम लोग, आते ही तुरंत। ये जब ये सेंटिमेंट की बात करते हैं, इसका हमेशा टाइमिंग नहीं रहता है। 1751 में मराठा जब आए तब उन्होंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर पे, जहां औरंगजेब ने एक मस्जिद बनाया, वहां मंदिर वापस बना। तो ये जो पब्लिक सेंटिमेंट बाला साहब की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी 1995 से लेकर 1999 तक। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी हो या शिवसेना या चलिए ठीक है, चलिए जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेंगे। चलिए वारिस पठान जी से प्रतिक्रिया ले लेंगे जल्दी से। वारिस जी आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी गए थे उस कब्र पर, और उसके बाद दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया। 4-5 दिन के लिए वो कब्र बंद कर दी गई थी, वहां पर कोई जा नहीं सकता ये कहा गया था। अब खुदवाने की बात हो रही है, तो क्या आपकी पार्टी इसके साथ में रहेगी, चैलेंज करेगी, कब्र खोदने नहीं देंगी? आपकी भूमिका क्या रहेगी इस पूरे मामले को लेकर? साहिल, पहले तो मैं जरा सा तुमको करेक्ट करना चाहूंगा। असद ओवैसी साहब नहीं गए थे, अभी अकबर ओवैसी, इम्तियाज जलील और मैं साथ में था, हम लोग वहां पे गए थे। कब्र पे जाना कोई गुनाह नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, हमने तब भी कहा था अगर एएसआई चाहे इसको निकाल दे, अनप्रोटेक्टेड कर देंगे तो हम नहीं जाएंगे, खत्म हो गई बात। अब बात नंबर 2, आज ये निकालने की जरूरत क्या पड़ी 400 साल बाद? पता है, ये समाजवादी पार्टी के एमएलए ने बीजेपी को इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है कि बीजेपी सारे मुद्दों से अब ध्यान भटका दी। पूरे महाराष्ट्र का, पूरा बजट सेशन का, लॉ एंड ऑर्डर पे बीजेपी पूरी तरह घिर चुकी थी, पूना बलात्कार केस पे घिर चुकी थी। तमाम मुद्दों से बीजेपी ने ध्यान भटका दिया, और इसकी पूरी जवाबदारी जो आज महाराष्ट्र में या देश के अंदर जो नफरत फैल रही है औरंगजेब के नाम से, इसका पूरा जवाबदार समाजवादी पार्टी का एमएलए है। माफी मांग ली आपने, अल्फाज वापस ले लिए, मगर सोशल मीडिया का जमाना है, आके चले गई बात। तीर एक बार निकल गया कमान से, उसके बाद वापस नहीं आता। इनको सोचना चाहिए था, मगर क्योंकि ये बी टीम है, सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये बयान दिया था। आज उसका खामियाजा देश का सारा मुसलमान भुगत रहा है। यही नहीं, अभी दूसरे भी थे, अनवर साहब जो जेडीयू के हैं, उन्होंने भी औरंगजेब की तायद की, मगर वहां तो मोदी जी खामोश रह गए, वहां मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मोदी जी में हिम्मत है, चलो अपना नाता तोड़ दो जेडीयू से, जिनके एमएलसी ने तायद की था, अनवर ने, खालिद अनवर ने, नहीं तोड़ेंगे। मगर ये सब मिल के एक ही चीज हुआ। चलो साहिल, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, कब्र खोदने से क्या देश में डेवलपमेंट हो जाएगा? कब्र खोदने से क्या 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलना था मिल जाएगा? कब्र खोद देने से, निकाल देने से, बाहर फेंक देने से क्या जो लाखों करोड़ का नुकसान हुआ शेयर मार्केट के अंदर, एक आम ये सारी चीज पर बात करेंगे, जरा अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं। होगी ना तो फायदा क्या? देखिए आप जो प्रेम शुक्ला जी आरोप लगा रहे थे, वही आरोप एमआईएम भी लगा रही है आप पर। आप जिम्मेदार है, आपकी पार्टी। अगर अबू आसिम आजमी नहीं बोलते तो आज ये विवाद खड़ा नहीं होता। आरोप ये लग रहा है कि कब्र तो वहां पर है, लेकिन आप लोग उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, इसके वजह से वो तोड़ देनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, देखिए उसमें 2 बातें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 1 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 1 मिनट रुकिए। अरे थामा बोल दीजिए। अनुराग भदौरिया सुन लेंगे, वो वारिस पठान सुन लेते हैं उनकी बात। देखिए मैं तो इतना ही वारिस भाई सुन लेते हैं अनुराग भदौरिया से एक बार। वारिस पठान जी जो बैठे हैं, कहते ना चोर मचाए शोर। ये किसके बी टीम है? इनके पेट्रोल डीजल कहां से, इनके हेलीकॉप्टर जो भों 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 करके उड़ता है ना,
डीजल पेट्रोल कहां से आता है सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं, इसलिए ज्यादा चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सवाल पे जवाब था, वो सवाल लगातार पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, वो जवाब में एक शब्द निकल गया, तो ये गलती पत्रकार महोदय लोगों की भी तो होती है ना, सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं, उसमें एक जवाब निकल गया, गलती से उन्होंने शब्द वापस भी ले लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को के लिए मुद्दा सूट करता, औरंगजेब उनको सूट करता है, इसीलिए औरंगजेब को उठाए घूम रहे हैं कंधे पे। कितने दिन से औरंगजेब की कब्र को लिए खोद के आप अपने कंधे पे लेके घूम रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर आप एक बार नहीं बोलते, समाज के अंदर इतनी समस्याएं हैं, जैसे हमने बोला है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान समस्या है, महिलाओं की समस्या है, यहाँ हेल्थ व्यवस्था की समस्या है, यहाँ पे जिस तरह एजुकेशन समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, देश में यहाँ शेयर मार्केट पूरी तरह से डूबा हुआ है, कितनी सारी समस्या, इस समस्याओं पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब मुद्दा बड़ा सूट कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है इसी मुद्दे को गर्म करके रखना है, इसी मुद्दे पे बात करनी है। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों की भी तो बात करोगे ना, जो आज हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं होगी? आप हमेशा यहाँ पे गड़े कोटे उखाड़ के उसकी राजनीति करना चाहते हो। जो भी स्थिति है यहाँ पे है, जो लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनका अधिकार आज की स्थिति में जो आपने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो, जरा एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, जरा एक मिनट। हमारे साथ प्रदीप राय भी है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनसे हमें जरा कानूनी राय लेनी है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि सचमुच में यह पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से मुझे सुषमा अंधारे से प्रतिक्रिया लेनी है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे भी औरंगजेब को लेकर पहली मांग संभाजीनगर बनाने की शिवसेना की थी, और आज की स्थिति में उनकी सरकार 3 बार आके चली गई, उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री होकर चले गए, आज सब लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र खोद देनी चाहिए। सुषमा अंधारे जी, आपने थोड़ा लेट कर दिया, देखिए अभी बीजेपी ने मामला उठा लिया है, अभी आपके हाथ से मामला चला गया है। आपको नहीं लगता कि आपको पहले कर लेना चाहिए था, तो मामला सुलझ जाता जब सब लोग साथ में थे? आप लोग आशा करती हूं कि मैं मेरी बात रख पाऊं और बीच में कोई टोकेगा नहीं। एक तो कब्र खुदवाने के, इसलिए उन्हें कब्र खुदवानी है ताकि वो खबरों को छुपवा सके, खबरें छिपाने के लिए कब्रें खुदवाने की उनकी ज़रूरत है। औरंगजेब मेरे कोई चाचा, मामा, काका, भतीजे नहीं है कि मुझे उन पर बहुत ज़्यादा स्नेह उमड़ पड़े। एक दूसरी बात और ज़रा हम बता दें कि अबू आज़मी और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो गर्माहट है, जिसमें कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बहुत ज़्यादा सरकार बैकफुट पर चली गई है। जय कुमार गोरे का इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ मानिकराव कोकाटे परेशानी में हैं, तो धनंजय मुंडे को लेकर जो महाराष्ट्र की सियासत बड़ी गर्माहट भरी हुई, उसी वक्त अबू आज़मी जो अपना बयान देते हैं, यह बयान अपने आप में बीजेपी की मदद करने के लिए बयान है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं लगता। ये अबू आज़मी और बीजेपी के लोगों की मिली भगत है, ये नूरा कुश्ती है। और एक बात हम आपको बता दें कि आपको अगर कब्र खुदवानी है, तो जैसे कि फडणवीस जी कहते हैं कि एक मिनट फडणवीस जो कहते हैं कि कब्र खुदवाने के लिए हमें कुछ कानूनन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, तो मैं कहती हूँ कि अरे भाई, जब आपको कोई ऐसा अहम फैसला उठाना होता है तो भारतीय संविधान की धारा 368 के तहत आप एक फुलफिल मेजॉरिटी भी कर सकते हो, और फुलफिल मेजॉरिटी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी यह नौटंकी किसको दिखा रही है? देवेंद्र फडणवीस ये नौटंकी किसको दिखा रहे हैं? असल में क्या छुपाना चाहते हैं? देवेंद्र फडणवीस यहाँ की लाडली बहनों को छुपाना चाहते हैं, धनंजय मुंडे का इस्तीफा छुपाना चाहते हैं, पुणे स्वास्थ्य शुक्ला जी से जवाब लेंगे। असल में औरंगजेब इनकी मदद के लिए आते हैं, बदमाश लोग हैं। अच्छा, मरने के बाद सुषमा अंधारे जी जरा 1 मिनट होल्ड करिएगा, क्योंकि हम आपने कानूनी मुद्दा उठाया, तो जरा एक बार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ चुके हैं। जरा 1 मिनट वारिस भाई 1 मिनट, प्रदीप राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक जरा थोड़े डिटेल्स हमको रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये संरक्षित धरोहर जो है, प्रोटेक्टेड साइट ASI का 1958 का जो कानून है, उसके तहत ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की तरह उसको देखा जाता है। केंद्र की ओर से राष्ट्रीय महत्व की धरोहर घोषित किया गया है। प्राचीन और पुरातत्व स्थल विशेष अधिनियम 1956 के तहत ये एक प्रोटेक्टेड धरोहर है। धारा 126 के जरिए राष्ट्रीय महत्व का ये मॉन्यूमेंट है, इस तरीके की घोषणा की गई है। प्राचीन स्थल संरक्षण अधिनियम 1904 प्राचीन स्मारक
पुरातत्व अवशेष अधिनियम 1958 में यह संरक्षित धरोहर की तरह उसको घोषित किया गया है। और संभाजीनगर का जो डिस्ट्रिक्ट है उस जिले में सिर्फ यह अकेली धरोहर ऐसी नहीं है कि जिसको माना गया है कि यह प्रोटेक्टेड है, उसके साथ साथ घृष्णेश्वर मंदिर है वहां पर, उसे भी संरक्षित धरोहर घोषित किया गया है। देवगिरी का किला है, उसे भी इसी तरीके से संरक्षित धरोहर के नाम के तहत घोषित किया गया है। बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने बनाया था उसे भी इसी तरीके का धरोहर के तौर पर घोषित किया गया है केंद्र सरकार के कानून के तहत। अब एएसआई का संरक्षण कवच अगर हटाना है तो जो एक्ट है 1998 का एएसआई का एक्ट है, उसकी धारा 35 की में सूची से हटाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व की धरोहर को डीलिस्ट कर सकती है और राज्य पत्र में उसकी घोषणा संरक्षित सूची से हटाई जा सकती है और उसके तहत यह धरोहर संरक्षित सूची से हट सकती है। अब सवाल यही है प्रदीप राय जी कि सरकार चाहे तो यह आराम से हो सकता है या उसमें कानूनी पेचीदगियां है? सरकार चाहे तो चुटकी भर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि अब बीजेपी के सांसद मांग कर रहे हैं कि जेसीबी लाइए और हटा दीजिए। नहीं, उनकी मांग पर है, मेरे ख्याल से कभी नहीं हो सकता है। देखिए, मेरा ये एक कहना है कि जब भी कोई आप ऐसा काम करें, न जाने क्यों इस मुद्दे पे बहस भी हो रही है इस तरह की, मेरा केवल ये मानना है कि जब भी कोई शांति भंग की आशंका के साथ कोई ऐसी कार्रवाई कोई करे या कोई ऐसी बात करे, उस पर कार्रवाई करना सरकार का काम है। रहा सवाल जहां तक इन मुद्दों को हटाने के लिए या कब्र को हटाने के लिए कोई बात, कोई औरंगजेब भी कोई हिंदुस्तान का तो शहंशाह ही था उस जमाने में, 1707 में उसकी डेथ हुई और औरंगजेब की कोई कार्यकाल को कोई तारीफ नहीं कर रहा है, ना कोई ये कह रहा है कि बड़ा अच्छा कार्यकाल था, ना कोई ये कहने वाला है उस कार्यकाल के दौरान। देखिए, औरंगजेब की हिस्ट्री इंडिया में अलग पढ़ाई जाती है, बाकी देशों में अलग पढ़ाई जाती है। मेरा केवल ये कहना है कि जो सवाई जय सिंह थे या जो हमारे यहाँ राम सिंह की हिस्ट्री है, जिन्होंने शिवाजी को निकाला, बचाया उनको, और सवाई जय सिंह जी को जिस तरह से मारा गया, अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट पर व्यू पे आते हैं तो उनकी भी एक हिस्ट्री अलग है, जिन्होंने की अपनी जुबान को रखा, अपनी बातों को रखा। लेकिन जहां तक मॉन्यूमेंट्स का सवाल है, जहां पर एएसआई की संरक्षित जो धरोहर है उनका सवाल है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप संरक्षित सूची से उसको हटा दें, हटा देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो संरक्षण के नाम पर जो पैसे खर्च करती है सरकार, वो नहीं खर्च करेगी। और रहा सवाल उस जगह पे जाकर के किसी व्यक्ति को कोई वहां पे तोड़ कर दे या कोई कार्रवाई करे, तो वो तो इस देश में जो करेगा उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होती रही है और होती रहेगी। कोई, मेरा ही नहीं मानना है कि इसको लेकर के कोई इतनी बड़ी बात होने जा रही है। और ये जो आपने भी जैसा कि बताया, कोई ये संगमरमर तो वहां पे था नहीं, वो तो मिट्टी की कब्र थी, बाद में संगमरमर ब्रिटिशर्स ने लगाया वहां पे। और जहां तक औरंगजेब के कार्यकाल का सवाल है, उस कार्यकाल को लेकर के सिर्फ इतनी सी बात कही जाती है, तो हिस्ट्री में हम याद करते हैं कि औरंगजेब ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा था। अकबर सेकेंड, जिसको कि संभाजी ने शरण दी थी, उसको भी छोड़ा नहीं था, उसको भी ईरान के राजा से बोल के, जिसका वो दामाद था, उससे मरवा दिया था। तो मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो भी एएसआई जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, या मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट हो भी, किसी और भी तरह का मॉन्यूमेंट हो जो कि एक हिस्ट्री का एक पार्ट है, उसको आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते और मेरे ख्याल सरकारें कर नहीं पाएगी। सरकार केवल इतना कर सकती है कि जो वो फंड देते हैं उस फंड को रोक दे, उसको जो एक जी साहिल जी कुछ आप बोल रहे थे। जी नहीं, मैं बस एक जानकारी रखना चाहता हूं कि एएसआई के पास आज की स्थिति में 3693 इस तरीके की धरोहर है जो संरक्षित घोषित की गई है और उसमें से 18 धरोहर डीलिस्ट कर दी गई है। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा रखा है कि ज्यादा से ज्यादा यह हो पाएगा कि उस पर जो खर्चा होता है वो खर्चा नहीं करेगी सरकार, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि उसको तोड़ने के आदेश दे सकती है। क्या ऐसा सरकार कर सकती है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि सरकारें नहीं कर सकती है और सरकारें करेगी भी नहीं। ये चाहे कोई भी सरकार हो, ये सरकारें कभी नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी देश के अंदर इतिहास में देखिए सबसे लंबा शासन करने वाला मुगल बादशाह रहा है कोई वो, और आपकी हिस्ट्री से उसको बाहर नहीं कर सकते। वो जो हमारी हिस्ट्री की जो बुरी बातें हैं, जैसे शाहजहां ने कैद किया, उसने अपने पिता को कैद किया, या अपने भाइयों को मारा था, या राणा कुंभा को उनके बेटे ने मार दिया था, ये सब हिस्ट्री के पार्ट है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते इतिहास के अंदर से। इतिहास के अंदर से आप उन्हीं चीजों को बाहर निकाल सकते जो इररिलेवेंट हो। औरंगजेब के टाइम की जो हिस्ट्री है, उसने आगे की पूरी पॉलिटिक्स, आगे की मराठाओं की अभ्युदय, पंजाब की पूरी पॉलिसी, इसको आधारशिला रखी है। औरंगजेब की हिस्ट्री के बिना मराठा स्वाभिमान नहीं जगता है, औरंगजेब की हिस्ट्री के बिना आपको पंजाब का स्वाभिमान नहीं जगता। तो आप जब तक मराठा और मुगल और औरंगजेब और साथ साथ आप पंजाब के इतिहास को नहीं देखेंगे, दोआब को नहीं देखेंगे, तब तक भारत के इतिहास का निर्माण नहीं होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सवाल उठ सकता है,
भाई औरंगजेब तो ऐसा था कि अपने मामा को, जो शाइस्ता खान, प्रदीप राज जी, आखिर में मुझे एक छोटी सी एक बात आपसे पूछनी है कि अगर ये कब्र खुदनी है, क्योंकि यहां पर सिर्फ औरंगजेब की कब्र नहीं है, ये दरअसल शेख जैनुद्दीन जो क्या संत थे या सूफी संत थे या जो भी थे, उनकी वहां पर कब्र है। वहीं पर औरंगजेब ने अपनी बात रखी थी कि मुझे भी वहीं पर दफना दिया जाए। तो ये कब्र खोदने की भी कोई प्रक्रिया होती है क्या, या सरकार चाहे तो कोई भी कब्र खोद सकती है आदेश देकर? नहीं, ऐसा तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकार अगर ये समझे कि वहां पर कोई ऐसी चीज मिल जाए वो बात अलग है, बाकी तो कोई कब्र खोदने का मतलब नहीं है, ना इसको ये खोदेंगे, बिल्कुल ऐसी बात कहनी भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी हम लोग चर्चा करें कि आप इसे कब्र को खोद देंगे या कुछ करेंगे, या कोई बयानबाजी कर रहा है, आपको अबू आसिम जी का बयान आ गया, कभी किसी का बयान आ गया, ये बयानबाजी तक ही सीमित है। इस बात को इसके आगे की तरह मैं नहीं देखता। शांति जो करें, जो धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो प्रदीप राय यहां पर रख रहे हैं कि उनको लगता है कि सरकार तो खोदेगी ही नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 18 मॉन्यूमेंट्स जो डिलिस्ट की गई है वो अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स है, यानी वहां पर वो इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सरकार को जब लगा एएसआई को, तब वहां से उसको हटा दिया गया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हिंदू जन जागृति समिति ने एक पत्र लिखा हुआ है महाराष्ट्र सरकार को, और उन्होंने उनके तरफ से उससे पहले एक आरटीआई किया गया था, उसमें औरंगजेब की कब्र पर कितना खर्चा किया जाता है उसका ब्यौरा दिया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2021-22 में इस कब्र पर एएसआई की तरफ से 2,55,160 रुपया खर्च किया गया था, और 2022 और 2023 में नवंबर महीने तक 2,0626 रुपया इस पर खर्च किया गया था। और इससे पहले अगर हम देखें तो 2011-12 में कुछ 40,000 है, 2013-14 में 9,000 रुपया खर्चा किया गया है, 19-20 में एक भी पैसा खर्चा नहीं किया गया है। तो यहां पर तो सरकार खर्चा भी कर रही थी मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरी तरफ आपके लोग उसको खोदने की भी मांग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में महज जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, सुषमा अंधारे कह रही है, उसके बाद वारिस पठान भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने आपको एक थोड़ा सा मदद का हाथ दे दिया, क्या ये कहीं ना कहीं आप जरा मजे से सुन रहे थे दरअसल कि समाजवादी पार्टी और यूबीटी जब लड़ रही थी इस पूरे मामले को लेकर तब? प्रेम शुक्ला जी। साहिल, इसमें सबसे अच्छा जो पक्ष आज आपके डिबेट में उभर कर आया है कि एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और देवी देवताओं का अपमान करने वाली सुषमा अंधारे, ये सारे लोग भी जो हैं औरंगजेब की कब्र को खोदने का समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाना चाहिए कि जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए कुख्यात है। ये बीच में कौन चिल्ला रहा है? ये बीच में कौन चिल्ला रहा है? ये क्या हो गया? ये तो बोल रहे थे बीच में बोलना नहीं। सुषमा जी, बात क्या सुन हो लेते गया? हैं, आपके पास आऊंगा मैं। तो सबको समझा रही थी, बीच में बोलना नहीं। शुक्ला जी को बोल क्या हो गया? सुषमा जी आएंगे आपके पास, क्या हो मौका गया मिलेगा आपको भी। क्या हो गया इनको? क्या हो गया? सुषमा जी, मौका मिलेगा आपको भी। सुषमा जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। क्या हो गया? प्रेम शुक्ला जी बोलिए। क्या हो गया? आराम से, आराम से। प्रेम शुक्ला क्या हो गया? राज्य में जो चल रहा, देखिए कैसे औरंगजेब कैसे इनके दिल में बसता है। औरंगजेब की कब्र को खोदने की जैसे बात की गई, कैसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का औरंगजेब प्रेम जाग गया, कैसे चिचियाना शुरू कर दिया उनकी प्रवक्ता ने। उनकी प्रवक्ता की पीड़ा बता रही है कि इनको छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेम नहीं है, ये औरंगजेब की औलादों के समर्थक हो गए हैं। औरंगजेब के समर्थन में अब ये औरंगजेब की दाढ़ी में भी मक्खन लगाने की इनमें कोई संकोच नहीं है। जिस तरह से पीड़ा इनकी प्रकट हुई है, ये पीड़ा बता रही है अब छत्रपति शिवाजी महाराज में इनकी आस्था शेष नहीं है। आपकी बीमारी सामने आ गई। सुषमा अंधारे, आप देखिए, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाली अपराधी किस्म की इस महिला से और क्या आप अपेक्षा करते हैं? प्रेम शुक्ला जी, बीमार आप हैं जो हिंदू देवी देवताओं को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म करता हो, वह बीमार है। बिल्कुल ही बीमारी आपकी स्पष्टता से दिखाई दे रही है। किस तरह से आप बीमार हैं कि औरंगजेब की दाढ़ी में मक्खन लगाने के लिए बेताब अच्छा, प्रेम शुक्ला जी जरा आपकी बेताबी बता रही है कि छत्रपति जी अब लगातार मेरे बीच में चिचिया रही है। माता जी शांत हो जाइए, चिचियाइए मत। माता जी चिचियाइए मत।
जरा एक मिनट, आपका जहन दिख रहा प्रेम है। शुक्ला जी जरा जवाब सुन लेते हैं उनका भी। नेताओं का अपमान करे उसका जहन और किधर नहीं आता है। प्रेम शुक्ला जी जरा एक उनके मिनट, बीच में बोल नहीं रहा था। प्रेम शुक्ला जी जरा एक मिनट जवाब सुन लेते हैं। सुषमा अंधारे कुछ कहना चाहती है। उनके बीच में कूदा नहीं। हाँ, साहिल जी, सुषमा जी जल्दी से जवाब मेरे दीजिए। बीच में शुक्ला नहीं जी, ना, वो मेरे प्रेम बीच में कूद शुक्ला पड़ी। जी, ये कौन सा प्रेम तरीका है शुक्ला बहस का? जी, कि जो बीच में बीजेपी चीज- के चीज- सारे चीज लगे, प्रवक्ते उसकी एक तरफ तो आप बड़े चले जाए। बड़बोले साहिल हैं, जी, ये क्या तरीका दोगलेपन है? से भरे हुए साहिल जी, ये हैं। तरीका आप क्या है लोगों के कि पास आप तर्क से प्रशासन बात की तरफ नहीं चले कर जा सकते रहे हो। हैं। आप ये कभी जो भी घूम- तर्क चलिए से सुषमा जी, बात नहीं आपसे कर बीच सकते में हो। आप बीच में कूद पड़ी। अब प्रेम शुक्ला जी आपको बोलने नहीं देंगे, इसके लिए मुझे जरा थोड़ा आप इस बात पर बात अनुराग भदौरिया वहां पर है, कि महाराष्ट्र उन में पर बहुत सारे धनंजय आरोप- मुंडे का इस्तीफा क्यों हुआ? महाराष्ट्र में धनंजय अनुराग मुंडे का भदौरिया, इस्तीफा क्यों अनुराग हुआ? भदौरिया, चला जरा अनुराग भदौरिया से एक प्रतिक्रिया लेनी है मुझे। जरा दोनों को शांत करिए एक मिनट, मुझे अनुराग भदौरिया से प्रतिक्रिया लेनी है। अनुराग भदौरिया, देखिए प्रेम शुक्ला जी ने आप पर आरोप लगाया, ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन आपके बगल में वहां पर वारिस पठान बैठे हैं, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी भी कह रही है कि आपने जानबूझकर इस बात को किया। तो यह चल क्या रहा है आपके वजह से? देखिए वाद विवाद कितना महाराष्ट्र में बढ़ गया। आज हमको बजट की चर्चा करनी थी, हमको औरंगजेब की चर्चा करनी पड़ रही है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए सवाल ये है, जब से भारतीय देखिए, जनता सुन पार्टी लीजिए, देश में आई है, अनुराग भदौरिया, काम है डिवाइड एंड रूल, सबको आपस में लड़ाना और सत्ता पाना, सबको लड़ा के और अपने सत्ता में रहना। आप देख रहे हैं डिबेट में भी यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये कभी भी देश के असली मुद्दों पे, जो देश की असली, जो जनता के असली मुद्दे हैं, उस पर बात ही नहीं करना चाहती। अबे देश की जनता, हमारे देश की औलाद तो देश की जनता है ना, भारत माता के बच्चों के बारे में बात ही नहीं करती। ये गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती है, पता नहीं कहां से लाके उस पे। अरे आपके वजह से वो बात नहीं कर पा रहे। एमआईएम ने क्या बोला सुना कि नहीं आपने? ये अगर अबू आसिम आजमी ये मुद्दा नहीं निकालते तो आज ये चर्चा नहीं होती। वही तो आप पर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए पहले दिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इतने सालों से कौन बनी हुई है बताने की जरूरत नहीं है। उनका एक ही काम है भारतीय जनता पार्टी की मदद करना और भारतीय जनता पार्टी को गो थ्रू देना। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मददगार हैं, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मदद की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वजह से फलते फूलते हैं। चलिए भैया हमें क्या कहेंगे इनको, आप ये अपना देखें कि भैया इनके पेट्रोल डीजल कहां से इनके जहाज में ओके अनुराग जी एक मिनट, मुझे जरा वारिस पठान जी से सवाल पूछना है। जरा एक मिनट सबको शांत करिए। मुझे प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेना रह गया क्योंकि सुषमा अंधारे जी जरा बीच में बोल गए, उसके बाद सुषमा अंधारे से भी मुझे जवाब पूछना है। एक सुषमा अंधारे जी जरा थोड़ा समय दीजिएगा, प्रेम शुक्ला जी से मुझे एक सवाल पूछना है। आज देश की संसद में जब सेशन शुरू हो गया तब एमआईएम के सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक सवाल पूछा सरकार से। उन्होंने पूछा कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है क्या उसकी सुरक्षा की जाएगी पूरी तरीके से। आज उसका जवाब दिया जा रहा था तो जो मंत्री है शेखावत जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पहले क्या होता था पता नहीं, 10 साल में तो हमने सारे जो एएसआई के संरक्षित मॉन्यूमेंट है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और हम उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे। ये आज पार्लियामेंट में जवाब दिया हुआ है प्रेम शुक्ला जी। तो एक तरफ तो आपकी सरकार ये जवाब देती है, दूसरी तरफ आपके सांसद कहते हैं कि जेसीबी से इसे हटवा दो। अब कोई अगर सवाल करे कि भाई इसमें तो राजनीति चल रही है तो गलत होगा क्या प्रेम शुक्ला जी? देखिए एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्ट करना ये जिम्मेदारी है, लेकिन एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में जो महत्वहीन मॉन्यूमेंट्स हैं उनको एएसआई की लिस्ट से निकाला जा सकता है। कानून आप ही बता रहे हैं और प्रदीप राय जी भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो साफ तौर पर औरंगजेब जैसे आपराधिक वृत्ति के क्रूर कर्मा महाराष्ट्र द्रोही का अगर नाम उस मॉन्यूमेंट का उस लिस्ट में से निकाल दिया जाए तो वैसे ही उसकी कब्र जो है उस पर, जैसे महाराष्ट्र में बहुत कहावत है, लेकिन प्रदीप राय जी ने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा उससे यही होगा कि एएसआई खर्चा नहीं करेगी उस पर, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे आप। हम मॉन्यूमेंट की लिस्ट प्रदीप राय जी ने क्या कहा सुना ना आपने? उन्होंने कहा तोड़ नहीं पाएंगे आप, ज्यादा से ज्यादा तो महाराष्ट्र की जनता तय कर लेगी। नहीं, महाराष्ट्र की जनता तो तय कर सकती है ना कि औरंगजेब हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ऐसे मॉन्यूमेंट को जो है ऐसे औरंगजेब की कब्र को खोदकर फेंक सकती है। तो महाराष्ट्र की जनता के इस कृत्य का हम समर्थन करते हैं। वारिस पठान, संविधान सम्मत काम होगा कि जनता तय, कैसी बात है? चलिए वारिस पठान बताइए, प्रसन्न थे ना? वारिस पठान बताइए,
अगर वो प्रोटेक्टेड साइट से हटा दिया जाता है तो आपको कोई एतराज होगा बाद में? क्योंकि बाद में तो कानून की पेचीदगी तो इस बारे में तो कम से कम नहीं रहेगी कि ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। वारिस पठान, देखिए, आज शेखावत साहब ने लोकसभा में कहा है कि हम प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट है एएसआई का, उसका पूरा प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कायदा कानून व्यवस्था खराब होती है, कोई खुदाई करने जाता है, तो पूरी भाजपा सरकार की जवाबदारी होगी और इस वातावरण खराब करने की पूरी जवाबदारी समाजवादी पार्टी के एमएलए की होगी। अगर राज्य में, देश में कोई भी अनटोल्ड वातावरण खराब है तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह प्रोटेक्शन करे। बात नंबर इलीगलिटी करेंगे, कोई जबरन जाएगा तो वातावरण खराब हो सकता है। बात नंबर 2, आपने वो ने चोर की दाढ़ी में तिनका किसका है, सुनिए, ये पूरी तरह बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। मेरे को बात बताओ ना, आदित्य ठाकरे से तो आपकी बहुत अच्छी थी ना, इलेक्शन के टाइम तो एकदम खास थे। उन्होंने कहा कि आपने तो बीजेपी का सब एक साथ पर बात करिएगा। बीजेपी की बीटिंग कितना मिला, अनुराग भदौरिया कितना मिला, पेट्रोल कितना मिला, डीजल कितना मिला, बताओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है, कितना मिला, एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है और वहां प्रेम शुक्ला बड़े आसानी से मुस्कुरा रहे हैं। चलिए दोनों को शांत करिएगा जरा, जल्दी से जरा दोनों को शांत करिए। चला लास्ट, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, जरा 1 मिनट शांत करिए। सुषमा अंधारे जी जल्दी से 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि आप पर आरोप लगाया गया है कल अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से हटा दिया जाता है तो आपका पार्टी की कोई दिक्कत होगी, अगर वो कबर हटाने की बारी आती है तो कोई दिक्कत होगी आपको? साहिल जी, मैंने पहले ही कहा, औरंगजेब कोई मेरे चाचा मामा बाबा भतीजा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत हो। आप बेशक कीजिए, धारा 368 के तहत आपके पास मेजॉरिटी है, आप बिल्कुल कानूनन पेचीदा मामला कोई भी हो आप सुलझा सकते हो, लेकिन उसके साथ ही जो प्रेम शुक्ला और इनके जो बड़बोले प्रवक्ता बोलते हैं उनके हम चैलेंज करते हैं। अगर इतना आपके मन में प्रेम है, इतनी मोहब्बत है, तो आप अरबी समंदर में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक होने वाला था उसका क्या किया, भगत सिंह कोश्यारी प्रेम शुक्ला जी किया उसका लास्ट लाइन, कब तक होगा एएसआई से उसको हटाना? राहुल सोलापुरकर को आप कभी कब तक होगा, जरा जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए, समय पूरा खत्म हो रहा है मेरे पास। प्रेम शुक्ला जी आखिर में जल्दी से। एएसआई निश्चित तौर पर औरंगा जैसे कुकर्मी को खोदेगी, और सुषमा अंधारे आपको कितनी भी पीड़ा हो, औरंगा बचेगा नहीं। सुषमा अंधारे कितना भी पीड़ा प्रकट करे, उद्धव ठाकरे कितना भी औरंगा की दाढ़ी में मक्खन लगाने की कोशिश करें, लेकिन इस औरंगा को महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप राय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी अपनी भूमिका इस पर रखी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 300 साल पहले जो कबर महाराष्ट्र में बनाई गई थी उसको लेकर आज भी यहां पर डिबेट चल रही है। तमाम सरकारें बीच पर आकर चली गई और आज एक बार फिर मांग उठ रही है कि उस कबर को खोद कर रखा जाए। अगर उसकी वजह से महाराष्ट्र की समस्याएं खत्म होती है तो देखा जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में इस कबर का मुद्दा महाराष्ट्र में राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है, ये बात में कोई दो राय नहीं है।